Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on molecular distillation from the chapter distillation. In this chapter, we will discuss about the principle, working and construction of molecular distillation. For my previous videos on distillation chapter, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the molecular distillation. So molecular distillation is defined as a distillation process in which each molecules in the vapor phase travel mean-free path and get condensed individually without intermolecular collisions on application of vacuum. So basically molecular distillation में होता क्या है कि हर एक molecules रहते हैं आपके vapor phase में कन्वर्ट होते हैं और एक मीन फ्री पाथ ट्रेवल करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देयर मीन फ्री पाथ दे गेट कंडेंस्ड इंडिविजुअली विदाउट एनी इंटरमोलिकुलर कोलिजन्स. सो विद द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम they are converted into the vapor phase and then condensed. सो बेसिकली जो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन जो रहता है वो सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, उसमें बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो इसको जो मॉलिकुलर डिस्टिलेशन रहता है उसको अपन इवोपरेटिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं या शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पार्ट ट्रैवल करते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको शॉर्ट पार्ट डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात की जाए तो जो भी सब्सटेंस जिनको आपको डिस्टिल करना हो तो वेरी लो प्रेशर पे यू कैन डिस्टिल दैट सब्सटेंस. तो ऐसे कंपाउंड्स को ये डिस्टिल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपके वैक्सी लिक्विड्स हो गए, विस्कस लिक्विड्स हो गए, ऑयल ग्रीसी मटेरियल्स हो गए या हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस हो गए. तो उनको अगर आपको डिस्टिलेशन करवाना है तो मोलिकुलर डिस्टिलेशन की हेल्प से यू कैन डिस्टिलेट दैट सब्सटेंस. सो आपको मालूम है कि जो वैक्सी सब्सटेंस रहते हैं, विस्कस लिक्विड रहते हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा इनका हाई टेम्परेचर जो रहता है उस हाई टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं. तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हो, इस कंडीशन में हाई वैक्यूम को अप्लाई करते हो. तो जब भी पे हाई वैक्यूम अप्लाई होगी तो वैसे बात है कि सरफेस का प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा. तो सरफेस का प्रेशर डिक्रीज़ हुआ मतलब कि क्या, कि जो कंपाउंड वहाँ पर बॉयल हो रहा है तो उसका भी जो वेपर प्रेशर रहेगा वो भी कैसे रहेगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. क्योंकि मैंने आपको बताया है सारे लेक्चर्स में पिछले भी मेरे कि जो आपका वेपर प्रेशर रहता है इज़ इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हो जाता है तब लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप ये चीज़ को कम कर दोगे ऑब्वियसली बात है, तो ये चीज़ भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी. तो लो बॉइलिंग पॉइंट पे भी आप जब हाई वैक्यूम अप्लाई कर देते हो तो लो बॉइलिंग पॉइंट पे, लो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पे भी आप इवोपरेट करवा सकते हो आपके कंपोनेंट्स को. So the pressure exerted by the vapor above the liquid is much lower. So at very low pressure, the distance between the evaporating surface and the condenser is approximately equal to the mean free path of the vapor molecules. So the molecules leaving the surface of the liquids are more likely heat the condenser surface nearby. Each molecule is condensed individually, so the distillate is subsequently collected. तो जब भी आपका वेपर फेज में आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो इंडिविजुअली कंडेंसर के पास जाएंगे. जो भी उनका मीन फ्री पाथ रहेगा वो मीन फ्री पाथ ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, और फिर कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस्ड होके यू कैन कलेक्ट द डिस्टिलेट्स इनटू द रिसीवर. अब मीन फ्री पाथ जो रहता है वो क्या होता है, बेसिकली मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस थ्रू विच अ मॉलिक्यूल कैन मूव विदाउट कमिंग इन कोलिजन विद अनदर. दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए बिना वो जो मीन फ्री पाथ ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड एज अ मीन फ्री पाथ. तो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा. एंड देन द फॉर्मूला इज ईटा स्क्वायर रूट ऑफ 3p रो. सो जो P है आपका दैट इज़ द वेपर प्रेशर इन किलो पास्कल, जो रो है आपकी डेंसिटी है, और जो ईटा है दैट इज़ द विस्कोसिटी, और जो लैम्डा है दैट इज़ द मीन पाथ लेंथ है. सो वेपर प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, प्लस विस्कोसिटी कितनी है उस कंपोनेंट की, प्लस डेंसिटी कितनी है, तो ऐसे आप जो मीन फ्री पाथ ट्रैवल करता है कंपोनेंट, तो वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो. अब इसके एप्लीकेशंस की बात होती है. जो बेसिकली मॉलिकुलर डिस्टिलेशन जो रहता है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द केमिकल विथ लो वेपर प्रेशर. सो बेसिकली जितने भी ट्राई सिराइल फॉस्फेट या डाइब्यूटाइल पैथलेट या डाइमिथाइल पैथलेट होते हैं उनकी प्यूरिफिकेशंस के लिए काम में आता है. फिर फॉर रिफाइनिंग ऑफ द फिक्स्ड ऑयल्स की रिफाइनिंग के लिए यूज़ होता है. फिर अगर विटामिन ए को आपको सेपरेट करना होता है फिश लिवर ऑयल से तो यू कैन इजीली सेपरेट विटामिन ए. फिर विटामिन ई इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मैथड फ्रॉम द फिश लिवर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स ऑल्सो यू कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ मॉलिकुलर डिस्टिलेशन. फिर जितने भी फ्री फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर डिस्टिल्ड हो जाते हैं तो उनको भी डिस्टिलेशन के लिए यूज़ करते हैं मॉलिकुलर डिस्टिलेशन
इनको। फिर स्टेरॉइड्स भी आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे या 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही आपके डिस्टिल हो जाते हैं। वाइल जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 200 डिग्री सेल्सियस ऑनवर्ड्स। सो जितने भी प्रोटीन्स रहते हैं, गम्स रहते हैं, तो उनको भी आप नॉन वॉलेटाइल रेसिड्यूज हैं ये आपके, तो बेसिकली इनको भी आप सेपरेट कर सकते हो। दस द अबव मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन टेक्निक, क्योंकि इनको नॉन वॉलेटाइल रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इनको बहुत ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो बाय प्रोवाइडिंग हाई वैक्यूम यू कैन सेपरेट दैट कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। फिर जो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन रहता है बेसिकली वो आपके दो टाइप में डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फॉलिंग फिल्म स्टील, जिसको वेब्ड फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील भी बोलते हैं, और एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। तो दो टाइप के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील और फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील। सो बेसिकली जो फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील्स रहता है, जिसको वेब्ड फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील बोलते हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल रहता है, तो इसमें बेसिकली वेपोराइजेशन जो रहता है वो फॉलिंग फिल्म ऑफ द लिक्विड, मतलब कि डाउनवर्ड जब आपका लिक्विड को आप मूव करवाते हो और हीटिंग सरफेस के कांटेक्ट में आता है अंडर हाई वैक्यूम, सो वेपर जो रहती है वो फॉर्म होती है, और वेपर जो रहती है बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करती है और कंडेंसर से स्ट्राइक करती है, और हर एक मॉलिक्यूल जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू देयर मीन फ्री पाथ कंडेंस्ड हो जाते हैं इंडिविजुअली, और डिस्टिलेट को आप कलेक्ट कर लेते हो। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सो अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो ये जो वैसल रहता है दैट इज़ द वैसल ऑफ दैट फॉलिंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील और वेब्ड फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील। तो जो वैसल्स रहता है इसका जो डायमीटर रहता है दैट इज़ इन 1 मीटर तक का डायमीटर रहता है, और जो वॉल्स रहती है इसकी, वो वॉल्स जो रहती है बेसिकली जैकेटेड वॉल्स रहती हैं विथ हीटिंग सरफेस। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है हीटर्स लगे हुए यहाँ पर, ये जैकेटेड वॉल है, हीटर्स लगे हुए रहते हैं, और वाइपर्स भी अटैच होते हैं इससे, दीज आर द वाइपर्स। तो रोटेटिंग हेड के साथ में ये वाइपर्स जो रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, और कंडेंसर जो रहते हैं, कंडेंसर भी इसके नियर बाय अरेंज करते हैं वेरी क्लोज टू द इवेपोरेटिंग वॉल के क्लोजली वी कैन अटैच दैट कंडेंसर। और एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बीच में जो लगा हुआ है दैट इज़ द वैक्यूम पंप। ये कनेक्ट होता है, जिसका जो डायमीटर रहता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज रहता है, यू कैन प्लेस इट इन सेंटर ऑफ द वेसल। सो इसमें प्रोविजन में ऐड कर सकते हैं आप कि डिस्टिलेट को कहाँ से कलेक्ट करना है या डिस्टिलेट रेसिड्यू को कहाँ से कलेक्ट करना है। तो डिस्टिलेट रेसिड्यू यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर, और रेसिड्यू को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, और फीड यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हो आप। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, बेसिकली देखा जाए, तो सबसे पहले आपको हीटर्स को स्टार्ट करना है, तो वेसल्स इज हीटेड बाय अ सूटेबल मीन्स, देन उसके बाद में यू हैव टू अप्लाई द वैक्यूम सो दैट वहाँ का जो प्रेशर रहे वो मेंटेन कर सको। फिर इसके बाद में फीड को आप इंटर करवाते हो, जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो। तो फ्रॉम हियर यू कैन प्रोवाइड योर फीड। फिर इसके बाद में जैसे ही लिक्विड आपका नीचे की तरफ फ्लो डाउन करेगा, तो ये जो लगा हुआ रहता है स्प्रेडर, तो स्प्रेडर जो बना रहता है बेसिकली आपका PTFE से बना हुआ रहता है, दैट इज़ द पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन वाइपर्स से बना होता है। तो ये वाइपर्स क्या करते हैं, आपका एक तरीके से स्प्रेड करवाने का काम करते हैं जो भी लिक्विड फ्लो होता है, बिकॉज वो जो इसमें जो लिक्विड को आप हीट करवाते हो वो बहुत ज़्यादा विस्कस वैक्सी टाइप के सब्सटेंस रहते हैं, उसको हीट करवाने के लिए अपन मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यू नीड सम वाइपर और द स्प्रेडर, सो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर यू कैन स्प्रेड दैट लिक्विड टू द वॉल्स, ताकि कि वो इजीली हीट हो सके और जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो इसका जो मूविंग रेट रहता है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड रहता है। सो द जो वेलोसिटी रहती है फिल्म की वो रहती है दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रहती है। तो सिंस जैसा कि अपन ने पहले से हीटर को स्टार्ट कर दिया था, तो ऑलरेडी आपकी सरफेस जो है वो हीटेड है, तो जब भी लिक्विड की फिल्म फॉर्म होगी तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके अंदर वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने ही बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग एक मीन फ्री पाथ को ट्रैवल करेंगे। उसके बाद में ये जो वेपर्स रहते हैं वो कंडेंसर के साथ में स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद में जो वेपर्स रहती है वो कंडेंसेट हो जाती है, और फिर उसके बाद में जो अनडिस्टिल्ड रहता है दैट इज़ द रेसिड्यू, तो रेसिड्यू कैन कलेक्टेड फ्रॉम द ईयर, और जो आपका प्रोडक्ट रहता है उसको आप फ्रॉम दिस आउटलेट यू कैन कलेक्ट योर प्रोडक्ट।
इसकी जो कैपेसिटी रहती है बेसिकली, अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो दैट इज़ 1000 लीटर पर आवर तक की कैपेसिटी, इतना आप इसमें डिस्टिलेट करवा सकते हो कंपोनेंट्स को। अब बात करते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर स्टील की। तो बेसिकली इसमें जो फीड रहती है वो इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द वेसल, और फीड जब इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बाद में इसको रोटेट करवाते हैं हाई स्पीड पे, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट होता है। सो ऑन द अकाउंट ऑफ हीटिंग बेसिकली वेपोराइजेशन अकर होता है फ्रॉम अ फिल्म ऑफ द लिक्विड इनसाइड द वेसल, और जो वेपर्स रहते हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। फिर हर एक मॉलिक्यूल को आप इंडिविजुअली कलेक्ट कर सकते हो इन द डिस्टिलेट सब्सिक्वेंटली। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं बेसिकली देखा जाता है तो इट कंसिस्ट ऑफ अ बकेट शेप्ड वेसल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1 to 1.5 मीटर तक का डायमीटर रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो शेप कैसा है, पूरा बकेट टाइप का है, इसलिए बकेट शेप्ड मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन apparatus भी बोलते हैं इसको। सो बेसिकली आपके हाई स्पीड में रोटेट करता है, तो और इसमें रेडिएंट हीटर्स भी लगे होते हैं एक्सटर्नली बकेट पे, एज यू कैन सी दैट हीटर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड। यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ये वाले हीटर्स हैं। सो और कंडेंसर भी जो रहता है हीटर्स के पास में ही आप कंडेंसर को भी अरेंज करोगे, और वैक्यूम जो रहेगी आपकी ये ऊपर साइड में जो कनेक्टेड है दैट इज़ द वैक्यूम पम्प कनेक्टेड रहता है इंटायर वेसल के ऊपर। आपको ये वैक्यूम पम्प पूरे वेसल के ऊपर लगाना रहता है। सो और जो फीड जो रहता है, फीड को आप नीचे से इंट्रोड्यूस करते हो इनटू द सेंटर ऑफ द बकेट, और ये जो रेसिड्यू रहता है वापस से रिसर्कुलेट हो सकता है। अगर करना चाहो तो रिसर्कुलेशन टेक्निक यू कैन यूज़, और यू कैन कलेक्ट दैट रेसिड्यू फ्रॉम हियर एंड यू कैन कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम हियर। Now let's talk about the working. So basically you have to apply vacuum first from the center of the vessel, and then bucket shaped vessel is allowed to rotate at high speed. Then उसके बाद में आप फीड को इंट्रोड्यूस करोगे इस साइड से, और ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो रोटेट करेगा बकेट, तो जो भी लिक्विड इसके अंदर आएगा उसको टुवर्ड द सरफेस की तरफ वो मूव करवाएगा, और सरफेस के ऊपर मूव कराने के बाद में जो हीटर्स की हेल्प से क्या होगा कि वो जो सरफेस पे आपकी फिल्म फॉर्मेशन हुआ था तो वो फिल्म क्या होगी, हीट होना स्टार्ट हो जाएगी और वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो वेपर जो रहेगी वो मीन फ्री पाथ ट्रैवल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, और जब भी कंडेंसर के साथ में स्ट्राइक करते हैं और कंडेंसर के कांटेक्ट में आए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेपर रहेगी वो क्या होगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। कंडेंस्ड होने के बाद में यू कैन कलेक्ट दैट कंडेंस्ड वेपर फ्रॉम हियर, दैट इज़ द प्रोडक्ट आउटलेट, और जो भी रेसिड्यू बचा हुआ रहता है बाद में यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बकेट। सो बेसिकली इसका जो डिसएडवांटेजेस होता है वो क्या होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन रहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है दैन दैट ऑफ द फॉलोइंग फिल्म मॉलिक्यूलर स्टील। सो यही इसका डिसएडवांटेजेस रहता है। बाकी आप इसमें बेसिकली जितने भी आपके मॉलिक्यूलर वेट और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड्स रहते हैं उनको आप ईजीली सेपरेट आउट करवा सकते हो। जितने भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं तो उनको अगर डिस्टिलेशन करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ दैट मॉलिक्यूलर स्टील यू कैन सेपरेट ईजीली। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.